हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके समक्ष रखूंगा। इस पे पूरा एनालिसिस दूंगा। जेनरिक ड्रग्स कंट्रोवर्सी क्या है, जेनरिक ड्रग क्या होते हैं, ब्रांडेड ड्रग क्या होते हैं, तो ये पूरा हम कवर करेंगे डिटेल में। और जो ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है ये क्या है, और ये कंट्रोवर्सी, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से ये शुरू हुई, इस पे डॉक्टर्स क्या सोचते हैं, पेशेंट क्या सोचते हैं, सरकार क्या सोचती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या सोचती है, और इसको किस तरह से टैकल किया जाना चाहिए। तो ये सारे हम इनमें चीज़ें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जेनरिक ड्रग्स कंट्रोवर्सी। इससे पहले मैं ये टॉपिक शुरू करूं, एक मैं आपको अपना खुद का बनाया हुआ एक एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको ये समझ में आए कि दवाइयों की कंपनियां काम कैसे करती हैं, दवाइयां बेचती कैसे हैं, किस तरह से दवाइयां बनती हैं, रिसर्च होता है। तो मान लीजिए कोई दवाइयों की कंपनी है, ये असली में नहीं है, मैंने नाम बना दिया है, ये अमेज बायो फार्मा। इस कंपनी का नाम है अमेज बायो फार्मा और ये एक दवाई बनाने वाली कंपनी है। और मान लीजिए ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, कहीं अमेरिका वगैरह की कंपनी है, कोई बहुत ही ताकतवर बड़ी कंपनी है। तो इस कंपनी का, अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। यानी इस कंपनी के पास बहुत अच्छी अच्छी प्रयोगशालाएं होंगी, लेबोरेटरी होंगी, बहुत अच्छे साइंटिस्ट होंगे जो इस कंपनी में काम करते होंगे, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग होगा, जो तकनीकी प्रयोगशालाएं हैं बहुत अच्छी होंगी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मदद से ये कंपनी नई नई दवाइयां बनाएगी। सो मान लीजिए अभी आजकल ईबोला नाम का वायरस बहुत फैल रहा है। दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं खासकर उनमें इसका प्रकोप काफ़ी देखा गया है, और ईबोला की कोई भी विश्वसनीय दवाई अभी तक नहीं आई है। तो मान लेते हैं इस कंपनी ने अपने रिसर्च और डेवलपमेंट से ईबोला का इलाज ढूंढ लिया। इसके जो साइंटिस्ट हैं, क्योंकि वो काफ़ी एडवांस हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान हैं, उन्होंने ईबोला की दवाई बना ली। और उस रसायन, उस केमिकल का नाम है बोरावोल। तो ये कोई ऐसे ही एक काल्पनिक नाम है, बोरावोल। बोरावोल नाम का केमिकल ईबोला को ठीक कर सकता है, ये आविष्कार कर लिया अमेज बायोफार्मा कंपनी ने। और बोरावोल नाम का जो ये रसायन है, इस केमिकल को कंपनी ने बोलालोल के नाम से बेचना शुरू कर दिया। बोला मतलब जिससे पता चल जाए पेशेंट को कि ये ईबोला के लिए है। तो ईबोला की दवाई अब किस नाम से बिक रही है मार्केट में? बोलालोल। और कौन सी कंपनी से बना रही है? अमेज बायोफार्मा। अमेज बायोफार्मा बना रही है बोलालोल और ये मार्केट में बिक रही है। लेकिन इसके अंदर रसायन कौन सा है? बोरावोल। अब एक बात बताइए, मान लीजिए कोई और कंपनियां हैं जैसे नोकार्टिस, रोशेल, गैलेक्सी स्मिथ क्लाइन, कुछ कंपनियां हैं, काल्पनिक नाम है। क्या ये कंपनियां भी, अब इनको तो पता चल गया कि भाई जो रसायन है वो है बोरावोल, तो हम भी इसे बेचना शुरू करते हैं, हम भी प्रॉफिट बनाएंगे। क्या इनको परमिशन मिलेगी इसे बेचने की? इन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें सारी मेहनत लगी है, इस दवाई को बनाने में, इस केमिकल को बनाने में सारा रिसर्च लगा है इस कंपनी का, जिसका नाम है अमेज बायोफार्मा। तो इस कंपनी ने जो पैसा खर्चा है, साइंटिस्ट को तनख्वाह दी है, जो लेबोरेटरी में खर्चा हुआ है, बहुत सारे तरह के खर्चे होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जानवरों के ऊपर ट्रायल होते हैं, टेस्ट होते हैं। तो उन सब में जो खर्चा किया है अमेज बायो ने किया है। यानी इस कंपनी की ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो इस दवाई को बेचने का जो अधिकार है, एक्सक्लूसिव राइट, वो सिर्फ अमेज बायोफार्मा का होगा, लेकिन कुछ समय तक होगा। और वो समय हर दवाई के लिए अलग अलग होता है, कईयों का 10 साल, कईयों का 20 साल। तो उस समय में सिर्फ यही कंपनी, जो सॉल्ट था बोरावोल, उसे जिस नाम से वो चाहे बेच सकती है, लेकिन सिर्फ वो ही बेच सकती है। तो ये कंपनी इसको बोलालोल के नाम से बेच रही है। और लेट से कि उसे 20 साल का टाइम मिल गया कि भाई 20 साल तक इसे आप बेचोगे, और 20 साल में आप जितना मर्जी प्रॉफिट कमाओ, और इससे आप अपना जो आपका खर्चा हुआ है वो आप रिक्यूपरेट कर सकते हो, वो आप वापस कमा सकते हो। अब 20 साल पूरे हो गए हैं। अब 20 साल के बाद उस कंपनी ने जो पेटेंट लिया था, कानूनी जो डॉक्यूमेंट लिया था कि कोई और कंपनी नहीं बेच सकती, अब वो एक्सपायर हो गया है। अब इसको कोई भी कंपनी बना के बेच सकती है। मैं रिपीट करता हूं, अब जो ये बोरालोल नाम का रसायन था जो ईबोला वायरस को मार सकता है, ये कोई भी कंपनी बेच सकती है बना के, क्योंकि पेटेंट हो गया है एक्सपायर। अब ये बन गया है एक जेनेरिक सॉल्ट। जेनेरिक का मतलब ये है एक जनरल, यानी कोई भी इसे बना के बेच सकता है अब। यानी इसका जो पेटेंट था, पेटेंट प्रोटेक्शन खत्म हो गया है, तो बोरावोल को कोई भी कंपनी बेच सकती है। यानी कि दवाई चाहे किसी भी नाम से बिक रही हो, जैसे बोलालोल, ये हो गया ब्रांड नेम, क्योंकि ये इनका, इस कंपनी का प्रोप्राइटरी है अमेज फार्मा का। बोलालोल नाम कोई नहीं रख सकता। लेकिन अगर मेरी कोई कंपनी है, मान लीजिए मेरी कंपनी है गौरव फार्मा, तो गौरव फार्मा, मैं इसको बोरावोल के नाम से बेच सकता हूं, क्योंकि बोरावोल इसका जेनेरिक नेम है। तो देखिए उसके बाद क्या होगा, जब पेटेंट एक बार एक्सपायर हो गया, तो जितनी भी लोकल कंपनियां हैं या जो दूसरी कंपनियां हैं, जैसे गौरव फार्मा, चौधरी फार्मा, गुप्ता फार्मा, ये सब काल्पनिक नाम है, और हजारों कंपनियां इसको बेचना शुरू कर देंगी बोरावोल के नाम से।
तो ये जनरली होता है। अब इंडिया में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। ये यानी कि ये सारी कंपनियां हैं, ये जेनेरिक ड्रग बेच रही हैं। जेनेरिक ड्रग क्या है? बोरावोल। इनको अपने अपने ट्रेड नेम ये दे सकती हैं। जरूरी नहीं है कि सबको बोरावोल ही नाम रखना है। इंडिया में तो खासकर कोई भी जेनरिक नाम रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि कंपनीज को यह लगता है कि अगर मैं जेनरिक नाम यानी जो रसायन का नाम था उससे बेचूंगा तो उतना मुनाफा नहीं होगा। तो अगर मैं गौरव फार्मा हूं तो मैं इसका नाम रख दूंगा, मान लीजिए जी बायो बोला, कुछ भी रख दूंगा, तो उनको ऐसा लगेगा कि अगर मैं अपना खुद का ब्रांड नेम रखता हूं तो शायद प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। इसलिए इंडिया में जो जेनेरिक ड्रग्स हैं उनको ब्रांडेड कर दिया जाता है, जबकि उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो ब्रांडेड जो ड्रग है वो सिर्फ मतलब ये है कि कोई भी कंपनी ने उसे अपना ब्रांड बना दिया है, और जो उसके अंदर रसायन है जो वास्तव में ठीक करता है वो होता है जेनेरिक सॉल्ट। तो इंडिया में सारी की सारी कंपनियां जेनेरिक ड्रग बनाती हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो उतनी अच्छी प्रयोगशालाएं हैं, ना उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ना उतनी बायोटेक्नोलॉजी है कि हम प्रॉपर कोई आविष्कार कर सकें दवाई का। तो हम क्या करते हैं, जो अमेरिका वगैरह की कंपनियां हैं जब उनके पेटेंट एक्सपायर हो जाते हैं, या जो दूसरी कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे फ्रांस की कंपनी है सनोफी है, या जर्मनी की बेयर है, बोरिंगर इंगलहाइम है, या यूके की कंपनी है जीएसके है, या एस्ट्राजेनेका वगैरह, इनकी दवाइयों के जब पेटेंट एक्सपायर हो जाते हैं तो फिर हम उनकी जेनेरिक ड्रग्स बनानी शुरू कर देते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं अलग अलग नामों से। तो ये चलता है पूरा खेल। अब इस पे आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक की कहानी क्या थी? अभी तक की कहानी ये है कि जब भी कोई कंपनी नया ड्रग बनाती है तो वो उसको पेटेंट मिल जाता है। पेटेंट का मतलब कि वो उस ड्रग को एक फिक्स पीरियड तक बेच सकती है, उसमें कोई भी दूसरी कंपनी उसको नहीं बेच सकती। तो ये पेटेंट दूसरी कंपनीज को प्रोहिबिट करता है, बैन करता है कि वो उसे नहीं बेच सकते। और ये इसलिए किया जाता है जिससे वो कंपनी अपना कॉस्ट रिकवर कर सके, अपने रिसर्च डेवलपमेंट का, क्लिनिकल ट्रायल्स का, साइंटिस्ट का, जो भी उसके खर्चे हुए हैं। और पेटेंट एक बार एक्सपायर हो जाए तो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स उस ड्रग को रेप्लिकेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट करके अपने अपने नाम से बेच सकते हैं। और अब एक बात ये समझिए, अब जो मैंने आपको बताया था दवाई का नाम था बोलालोल, तो ये तो महंगी बिकेगी, क्योंकि मेरा बहुत खर्चा हुआ है इस दवाई को बनाने में, क्योंकि इसका जो सॉल्ट है, जो जेनरिक सॉल्ट है बोरालोल, वो तो मैंने ही बनाया है। तो मेरा क्लिनिकल ट्रायल में खर्चा हुआ, लेबोरेटरी में खर्चा हुआ, यानी कि मैं इस दवाई को महंगा बेचूंगा। लेकिन एक बार इसका पेटेंट एक्सपायर हो गया तो जो दूसरी कंपनी है उनके तो कोई खर्चे हुए नहीं है। यानी जो जेनेरिक ड्रग कंपनियां बनाती हैं वो इसको ओरिजिनल जो कंपनी जिसने आविष्कार उसका किया था उससे काफी सस्ते दाम में बेच सकती हैं। यानी जेनेरिक ड्रग जो होती हैं वो ब्रांडेड ड्रग से इसीलिए कम पैसों में बिकती हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, जेनेरिक जो ड्रग्स होती हैं क्योंकि उनमें रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह का खर्चा नहीं होता है और दूसरे खर्चे नहीं होते हैं, जैसे मार्केटिंग वगैरह, उनके उतने खर्चे नहीं होते हैं, इसीलिए जो जेनेरिक ड्रग्स हैं उनका प्राइस ब्रांडेड ड्रग से कम होता है। तो ये चीज समझने वाली है कि जेनेरिक ड्रग्स सस्ती होती हैं, ब्रांडेड ड्रग्स इसीलिए महंगी होती हैं। और इंडिया के अंदर एक हम क्या करते हैं कि सारी कंपनियां सेम ही ड्रग बनाती हैं, जेनेरिक ड्रग्स। मान लीजिए अब यही कंपनी ले लेता हूं मैं, बोलालोल। तो बोलालोल जो कंपनी का सॉल्ट था बोरावोल, ये 1,000 अगर इंडियन कंपनी से बना रही हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं है, सबका सबका सेम है। लेकिन वो कंपनी उनको अपना अपना ब्रांड नेम दे देती है जिससे वो उनको महंगी बेच सकें। यानी यानी कंपनी ब्रांड नेम इसलिए देती है उसका महंगे बेचने के लिए, और महंगा जो प्राइस है वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर मुझे दवाइयां देखनी हो तो उनमें जो रसायन होता है वो असली चीज होती है, ब्रांड नेम से फर्क नहीं पड़ता, वो कंपनी जो चाहे रख सकती है। लेकिन जो अंदर रसायन होता है वो सेम होना चाहिए। यानी कि दवाई के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो बीमारी को ठीक करता है, और एक्टिव इंग्रेडिएंट को कंपनीज अपना ब्रांड नेम डाल के बेच देती हैं। यानी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो जेनरिक सॉल्ट होता है। कई बार ये एक ही सॉल्ट हो सकता है, जैसे इस केस में था बोरालोल, कई बार एक से ज्यादा हो सकते हैं, 3, 4, 5, कई सारे सॉल्ट मिलकर एक दवाई बना सकते हैं। तो वो होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट वो होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ड्रग के अंदर। और जेनरिक ड्रग की जो डेफिनेशन है ये दी है यूएस एफडीए ने, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अमेरिका में, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो सारे ड्रग्स को कंट्रोल करता है, जो लाइसेंस देता है, जो बहुत सारी ड्रग संबंधी पूरा जो मॉनिटरिंग है वो करता है यूएस एफडीए। उसके हिसाब से जेनरिक ड्रग की डेफिनेशन ये है कि वो ड्रग प्रोडक्ट जो कंपैरेबल है ब्रांडेड ड्रग प्रोडक्ट के डोसेज फॉर्म में, स्ट्रेंथ में, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, क्वालिटी और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में और इंटेंडेड यूज में। अब इस सब का मतलब क्या है? इसमें एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, और याद रखिए ये मैं मेनली आपको अमेरिका की मार्केट में जो चलता है वो बता रहा हूं, क्योंकि अमेरिका की मार्केट में बहुत क्लियर कट डिस्टिंक्शन है कि एक तो है ब्रांडेड ड्रग और एक है जेनरिक ड्रग। ब्रांडेड ड्रग जब एक्सपायर हो जाएगा पेटेंट तो फिर सारे जेनरिक ड्रग उसे बना के बेचना शुरू कर देंगे। हालांकि भारत की मार्केट में ऐसा नहीं होता है। भारत की मार्केट में जो जेनरिक ड्रग है सब जेनरिक ही बनाते हैं, बट उस पर अपना अपना ब्रांड डाल देते हैं। तो ये कोशिश करते हैं दिखाने की कि देखो हम सब ब्रांडेड बेच रहे हैं। ये इंडिया की मार्केट में होता है।
अब मैं आपको यह बताता हूं कि जेनरिक ड्रग क्या होती है। जेनरिक ड्रग, दो ड्रग्स जो हैं, हम इन्हें जेनरिक तब बोलेंगे जब ये दोनों सेम तरह का काम करें। याद रखिए, सेम तरह का। मैं ये नहीं कह रहा ये दोनों ड्रग्स 100% सेम होनी चाहिए, दोनों में फर्क है। कहने का मतलब, अगर मैं ये वाली ड्रग भी मान लीजिए 10 मिलीग्राम खा रहा हूं बीमारी ठीक करने के लिए, तो ये वाली भी मुझे लगभग 10 मिलीग्राम ही, यानी उनकी डोसेज एक ही तरह की होनी चाहिए, उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक ही तरह का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये दवाई मैं पानी के साथ ले रहा हूं मुंह से और ये वाली दवाई का मैं इंजेक्शन ले रहा हूं, तब वो जेनरिक नहीं होगी। दोनों की क्वालिटी सेम होनी चाहिए, दोनों का जो काम है वो भी सेम होना चाहिए। अगर ये वाली ड्रग बुखार ठीक कर रही है तो ये वाली भी बुखार ही ठीक करेगी। तो दोनों का परफॉर्मेंस एक तरह का होना चाहिए, तभी मैं उसे बोलूंगा कि वो दो ड्रग्स आपस में जेनरिक हैं। चाहे वो दो अलग अलग कंपनियां बना रही हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों में जो सॉल्ट है वो सेम होना चाहिए, दोनों का जो सॉल्ट मॉलिक्यूल है वो सेम होना चाहिए, दोनों का काम सेम होना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा वो जेनरिक ड्रग्स हैं। तो ये मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अब ये दवाई है जो हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बोलते हैं, जो बुखार है, शरीर का दर्द है, उसके लिए खाते हैं इब्यूप्रोफेन। ठीक है। अब इब्यूप्रोफेन जो दवाई है, तो इसके अंदर जो जेनेरिक सॉल्ट है, जो रसायन है, वो है इब्यूप्रोफेन नाम का रसायन, पर इसे एडविल नाम से बेचा जाता है फाइजर कंपनी के द्वारा। तो ये इसका हो गया ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम क्या हो गया? एडविल। इसी तरह इब्यूप्रोफेन को कोई भी बेच सकता है, इस पे कोई पेटेंट नहीं है, कोई भी बेच सकता है। अगर मैं कल को कंपनी खोलता हूं गौरव फार्मा, तो मैं भी बेच सकता हूं, तो मैं इसका नाम रख दूंगा GIBU, जी फॉर गौरव, IBU से इब्यूप्रोफेन, मैं भी बेच सकता हूं इसे, तो ये मेरा ब्रांड नेम बन गया। यानी मैं भी हूं तो जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर ही, पर मैं इसे ब्रांडिंग कर दूंगा जिससे थोड़ा बहुत इसका प्राइस बढ़ा सकूं, वो एक बहाना हो जाता है प्राइस बढ़ाने का। तो इब्यूप्रोफेन को बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, 500,000 कंपनियां बनाती हैं, और ये बहुत कॉमन ड्रग है जो ओवर द काउंटर बिकता है, बुखार के लिए, दर्द के लिए, शरीर दर्द के लिए, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रांड ड्रग, ब्रांडेड ड्रग और जेनरिक ड्रग में क्या फर्क होता है। तो अगर मैं बिल्कुल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बताऊं, तो जेनरिक ड्रग कुछ नहीं होता, सिर्फ सॉल्ट होता है जो दवाई के अंदर होता है, और जब कंपनियां वो सॉल्ट बनाने लग जाती हैं और उस पर अपना ब्रांड कर देती है, तो वो ब्रांडेड ड्रग हो जाता है। तो हम इसी डेफिनेशन पे चलेंगे, क्योंकि हम इंडियन मार्केट्स की बात करेंगे, यूएस मार्केट की बात नहीं करेंगे। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपको कहा था कोई भी ब्रांडेड ड्रग या जेनेरिक ड्रग, आपस में दो ड्रग एकदम सेम नहीं हो सकते। जैसे अब ये जो इब्यूप्रोफेन है और जो एडविल है, इनके टेस्ट में काफी फर्क होता है। दो ड्रग बिल्कुल दो कंपनियां अलग अलग बना रही हैं, तो एकदम 100% सेम नहीं हो सकते, किसी मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम 100% सेम हो, लेकिन हाँ, मेजर जो पैरामीटर हैं, जो ड्रग के फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स जिन्हें हम बोलते हैं, अगर मेजर मेजर पैरामीटर्स पे वो सेम है, तो फिर हम उन्हें कह देते हैं हाँ वो जेनरिक है एक दूसरे के, यानी उन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। जैसा मैंने बताया, दो ड्रग्स जो हैं उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोसेज, जिस चीज के लिए ली जा रही है वो सब सेम होना चाहिए और उनमें फर्क नहीं होना चाहिए, तभी वो जेनरिक ड्रग कही जाएंगी। अब ये आजकल क्या चल रहा है पहले मैं वो बता देता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी स्पीच दी सूरत के अंदर, वहां पे जो डॉक्टर्स हैं उन्हें कहा कि आप जब प्रिस्क्राइब करो तो जेनरिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब किया करो, आप ब्रांडेड ड्रग्स प्रिस्क्राइब मत किया करो, जिससे गरीब लोगों को फायदा हो। क्योंकि हमने देखा है कि जो जेनरिक ड्रग्स होती हैं वो सस्ती होती हैं, तो जेनरिक ड्रग्स आप प्रिस्क्राइब किया करो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर से अपील करी। और साथ में यह भी कहा कि सरकार एक कानूनी वो बनाएगी, फ्रेमवर्क, कानूनी एक शिला बनाएगी, जिससे डॉक्टर्स पे ये अंकुश लगे कि वो जेनरिक ड्रग्स ही लिखें और कोई और ड्रग ना लिखें, ब्रांडेड ड्रग ना लिखें। इसके अलावा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 3 दिन पहले काफी कठोर शब्द यूज करे डॉक्टर्स के लिए। उन्होंने कहा कि सारे डॉक्टर सिर्फ जेनरिक ड्रग्स ही लिखेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के शब्द हैं, जो डॉक्टर्स को लाइसेंस देती है प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस बात से काफी डॉक्टर नाराज हैं, और मैं बताऊंगा नाराज क्यों है। अब देखिए, इस पे पहले क्या हुआ था मैं वो भी बता देता हूं। ऐसा पहली बार नहीं है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसा कहा है। पिछले साल 21 सितंबर 2016 को भी उन्होंने कहा था कि जो इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशन ऑफ 2002 है, उसका क्लॉज उन्होंने 1.5 अमेंड कर दिया था, उसमें कुछ संशोधन किया था, और उसमें साफ साफ ये लिख दिया था कि हर फिजिशियन को अब जेनरिक ड्रग लिखनी पड़ेगी, और इतना ही नहीं, बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, सुंदर हैंडराइटिंग में, लेजिबल मतलब सुंदर हैंडराइटिंग जो पढ़ी जाए पेशेंट से, और कैपिटल लेटर यानी बड़े बड़े अक्षरों में उसे लिखना पड़ेगा, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर को लिखना पड़ेगा, और जेनरिक ड्रग लिखना पड़ेगा। और इससे पहले कांग्रेस की जब सरकार थी, उन्होंने भी काफ़ी इस पे कदम उठाए थे। बहुत सारे जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्हें कहा था कि आप जेनरिक ड्रग्स लिखा करिए जहां तक संभव हो। और दिसंबर 2012 में कांग्रेस की सरकार ने, UPA 2 ने
एक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जिसे कहते हैं 1940, उसके तहत ये कहा था कि उन्हीं हम ड्रग निर्माताओं को लाइसेंस देंगे जो जेनरिक ड्रग्स को सेल करेंगे और उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भी शुरू की गई थी, जिनमें पूरे कंट्री में जन औषधि स्टोर खोले गए थे, जिनमें जेनरिक ड्रग्स अवेलेबल करवाई जा सकें, सस्ती ड्रग्स अवेलेबल करवाई जा सकें। इसके लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्टार्ट की गई थी कांग्रेस की सरकार द्वारा। तो टोटल 861 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र फंक्शनल हैं लगभग 28 स्टेट्स के अंदर, और लगभग 98 ड्रग बनाने वाली कंपनियां हैं, दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, जिन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सर्टिफिकेशन है कि वो जेनरिक ड्रग्स को इनमें सप्लाई कर सकते हैं अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो अमेरिका के अंदर क्या होता है? अमेरिका के अंदर बहुत डिफरेंस हो जाता है जो जेनरिक ड्रग है और ब्रांडेड ड्रग है। कई बार तो जो जेनरिक ड्रग है ब्रांडेड ड्रग से 80 से 85% सस्ती हो सकती है, ये आप याद रखिए। अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में दो तरह की ड्रग होती हैं, एक होती है स्केड्यूल्ड ड्रग और एक होती है नॉन स्केड्यूल्ड ड्रग। स्केड्यूल्ड ड्रग होती है जो जिन इनमें वो ड्रग्स हमने इंक्लूड की हुई हैं जिनके हमने प्राइस कैप किया हुआ है कि ये इससे सस्ते, इससे ज़्यादा महंगी नहीं बिक सकती, जिससे इनका प्राइस सस्ता रहे, जिससे लोग अफोर्ड कर सकें, क्योंकि ये असेंशियल ड्रग्स हैं। इनमें बहुत सारी ये वो ड्रग हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोगों को यूज़ करनी पड़ती हैं, इसलिए हमने इनका प्राइस जो है वो कंट्रोल किया हुआ है। तो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में हमने इन्हें रखा हुआ है, यानी वो दवाइयाँ जो एकदम हमारी जनता के लिए अनिवार्य हैं उनके अंदर रखा हुआ है। और इनमें चाहे आप जेनेरिक बेचो चाहे ब्रांडेड बेचो, प्राइस एक लेवल से ज़्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आप क्रॉसिन खरीदते हैं, क्रॉसिन सस्ती क्यों है इतनी, जबकि इसे बहुत बड़ी कंपनी बनाती है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो यूके की कंपनी है, फिर भी आपको इतनी सस्ती मिल जाती है क्यों? क्योंकि ये असेंशियल मेडिसिन है, इसकी बहुत ज़्यादा हमारी जो जनता है उसे ज़रूरत है, तो इसका प्राइस एक लेवल से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि ये स्केड्यूल्ड ड्रग है। तो इसी तरह से स्केड्यूल्ड और नॉन स्केड्यूल्ड ड्रग अलग अलग होती हैं। नॉन स्केड्यूल्ड ड्रग जो होती हैं उनका प्राइस फिक्स नहीं है, उनमें जो निर्माता हैं अपनी मर्जी से इनका प्राइस फिक्स कर सकते हैं, लेकिन बस एक कंडीशन है कि 10% से ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ा सकते हर साल। अगर पिछले 12 महीने में जो उस ड्रग का प्राइस है तो अगले साल 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, बस ये कंडीशन है। वरना ये वो ड्रग हैं जो फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द डीपीसीओ 2013 में नहीं रखी हुई, इनको बोलते हैं नॉन स्केड्यूल्ड ड्रग। अब कंट्रोवर्सी क्या है, ये समझने वाली बात है। कंट्रोवर्सी ये है कि डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करे, क्या वो जो सॉल्ट है, रसायन है, उसको प्रेस्क्राइब करे या ब्रांडेड ड्रग प्रेस्क्राइब करे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जो सॉल्ट था वो था बोरावोल और जो ब्रांडेड ड्रग थी वो थी बोलालोल। अब एक बार अगर ये ड्रग का पेटेंट एक्सपायर हो गया, जब तक पेटेंट एक्सपायर नहीं होगा तब तक तो एक ही कंपनी बनाएगी जो जिसने आविष्कार किया है इसका, तब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दवाई ये कंपनी बना रही है। पर एक बार अगर पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, और जो कि ज़्यादातर दवाइयों का हो जाता है, तो फिर इन्हें हज़ारों कंपनियां बनाती हैं और अपने अपनी ब्रांडिंग कर देती है। यानी कि अब ये ब्रांड नेम सिर्फ बोलालोल ही नहीं है, अब ये 1000 ब्रांड है कम से कम। तो डॉक्टर क्या लिखे, और ये सारी 1000 कंपनियां कौन सा रसायन बेच रही हैं? बोरावोल अलग अलग नाम से। तो डॉक्टर क्या लिखे? किसी कंपनी का नाम लिखे कि इस कंपनी की ये वाली दवाई लो, या फिर सिर्फ लिख दे बोरावोल और पेशेंट पे और केमिस्ट पे छोड़ दे कि वो कौन सी दवाई लेते हैं। तो ये है सारी कंट्रोवर्सी। तो मैं इसको और विस्तार से बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको बुखार होता है तो आप कॉम्बीफ्लैम खाते हैं। कॉम्बीफ्लैम एक फ्रांस की कंपनी है, सनोफी, उसकी दवाई है, ठीक है, कॉम्बीफ्लैम जो नॉर्मल आपको ओवर द काउंटर मिलती है ड्रग। इसके अंदर दो रसायन होते हैं, एक इब्यूप्रोफेन और एक पैरासीटामोल। अब डॉक्टर क्या लिखे, क्या वो कॉम्बीफ्लैम लिखे या वो इब्यूप्रोफेन और पैरासीटामोल लिखे? अगर वो लिखता है इब्यूप्रोफेन और पैरासीटामोल तो ये रसायन है, यानी ये जेनरिक सॉल्ट है। और कॉम्बीफ्लैम एक ट्रेड नेम है, यानी प्रोप्राइटरी नेम है सनोफी का, ब्रांडेड नेम है। तो अगर वो लिखता है कॉम्बीफ्लैम तो ये अब अलाउड नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने ये कहा है डॉक्टर्स को, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो जेनरिक सॉल्ट लिखे। यानी डॉक्टर को क्या लिखना पड़ेगा? इब्यूप्रोफेन और पैरासीटामोल। और इब्यूप्रोफेन और पैरासीटामोल का जो ये कॉम्बिनेशन है ये हजारों कंपनियां बनाती हैं, सिर्फ एक दो नहीं बनाती। तो कॉम्बीफ्लैम तो सिर्फ एक पॉपुलर है क्योंकि ये सनोफी कंपनी बनाती है और ये पॉपुलर ड्रग है, लेकिन जेनरिक ड्रग कौन सी है? इब्यूप्रोफेन और पैरासीटामोल। अब इसी पॉइंट को इलस्ट्रेट करने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट पे ले चलता हूं, कोई भी पॉपुलर वेबसाइट जो दवाई बेचती है, मेड इंडिया पे ले चलता हूं, और दवाई खोजते हैं सेट्रिजिन। सेट्रिजिन सॉल्ट है, मॉलिक्यूल है जो ठीक करता है आपको छोटे मोटे जुखाम से, एलर्जी से। अब इस वेबसाइट पे ये देखिए कितनी सारी कंपनियां जो सेट्रिजिन बेच रही हैं, अपने अपने नाम है सबके, ये ब्रांड नेम है, लेकिन सब में है सेट्रिजिन ही। यानी जो जेनरिक जो सॉल्ट है वो सब में सेट्रिजिन है, लेकिन ये दवाई है, जैसे इसने कंपनी ने नाम रख दिया ए सेट,
एग्लोसेट मतलब सिट्रीजिन, और ये बनाने वाली कंपनियां यहाँ पे लिखी हैं, एक्टो फार्मा, सेवोय बायोटेक। तो ये आप देखिए कितनी सारी कंपनियां बेच रही हैं सिट्रीजिन को। सब ने अपने अपने नाम रखे हुए हैं, छोटा थोड़ा थोड़ा फर्क है। इसने रख दिया सिटारेव, इसने रख दिया सिटाल, सिटैग, सेटसिप। सिप्ला भी बेच रही है इसे सेटसिप के नाम से। जेडसन जाइडस कैडिला बेच रही है सेटीसेड के नाम से, इस तरह से। अब डॉक्टर क्या करे, कौन सी लिखे, कितनी है एक बार देख लेते हैं। ये इसी वेबसाइट पे कम से कम सेट्रीजिन को बेचने वाली 483 कंपनियां हैं। अब सवाल ये है डॉक्टर क्या लिखे, ये इतनी सारी कंपनियां हैं, इनमें किसका नाम लिखे, या फिर सिर्फ लिख दे सेट्रीजिन और पेशेंट पे छोड़ दे कि भाई वो आगे जाके कौन सी दवाई लेता है। अब उसमें ये प्रॉब्लम है, पहली ये प्रैक्टिकल कई केसेस में नहीं है। इसीलिए नहीं है, पहली बात इसमें मैं आपको ये बताता हूं कि सरकार का क्या पर्सपेक्टिव है या जो जनरल धारणा है वो क्या है। जनरल धारणा ये है, और ऐसा होता भी है, कि लेट से कोई भी कंपनी है, वो अपना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के पास भेजेगी और उसको डॉक्टर से सेटिंग कर लेगी कि आप हमारी कंपनी की दवाई लिख दीजिए तो हम आपको इतना % कमीशन देंगे, क्योंकि सारी दवाइयाँ सेम ही है, सेम ही काम करना है, सब में है तो सेट्रीजिन ही। तो आप हमारी दवाई लिख दीजिए और हम आपको 20% कमीशन देंगे, जितनी भी सेल होंगी उस पर 30% देंगे। और बहुत सारे डॉक्टर ये करते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स को ऐसा भी लगता है कि सारी दवाइयाँ जब सेम ही हैं तो कोई भी 5 अच्छी कंपनियाँ हैं एटलीस्ट। अब ये मान लीजिए 483 कंपनियाँ यहाँ पे हैं, तो इनमें कम से कम 10-15 कंपनियाँ तो ऐसी होंगी जिनको डॉक्टर ट्रस्ट करते होंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, नामी कंपनियाँ हैं, तो उनमें से सब में क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होगा, सब प्रॉपर केयर करके बनाते होंगे, तो कोई फ़र्क नहीं है, तो जिससे भी कमीशन मिल जाए तो मैं उसकी दवाई लिख दूंगा। तो इसीलिए वो ब्रांडेड दवाई लिख देंगे और वो महंगी होगी, ऑफ कोर्स जेनरिक की जो दूसरी दवाइयाँ उनसे महंगी होंगी, बहुत सस्ती भी होंगी। तो जो सेट्रीजिन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 25 रुपये या 23 रुपये से लेके 40 रुपये तक की मिलती है, तो रेंज है पूरी। अगर वो सेट्रीजिन लिख देता डॉक्टर, तो पेशेंट जाके जो दवाई वाला है उसे बोलता मुझे सेट्रीजिन चाहिए, अब आप ये बताओ आपके पास सबसे सस्ती वाली कौन सी है तो वो दे दो। तो ये पेशेंट पे छोड़ दे डॉक्टर कि वो अपने हिसाब से ले ले, या फिर अपनी खुद की लिख के दे कि नहीं भाई तुम तो लिंकन फार्मा की दवाई लोगे, या तुम सिप्ला की लोगे, या जाइडस कैडिला कंपनी की ही खाओगे, यानी तुम राइजिन खाओगे जाइडस कैडिला की, क्योंकि मैं इस दवाई को ट्रस्ट करता हूं। अब इसमें डॉक्टर जो हैं बहुत सारे, वो किसी पर्टिकुलर दवाइयों को ट्रस्ट करते हैं क्योंकि अपनी प्रैक्टिस में उन्होंने देखा है कि इस कंपनी की दवाई ज़्यादा अच्छा काम करती है। अगर हर कंपनी की दवाई सेम ही काम कर रही होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो थोड़ी हल्के लेवल की कंपनियां होती हैं, छोटी कंपनियां होती हैं, उनमें उतने एक तो क्वालिटी कंट्रोल नहीं होते। अब 1% भारत के अंदर सिर्फ जेनरिक ड्रग्स हैं जो टेस्ट होती हैं, 99% टेस्ट नहीं होती। तो हमारे क्वालिटी कंट्रोल बहुत पुअर है इंडिया के अंदर, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर जो प्रेफर करते हैं लिखना, वो ब्रांडेड ड्रग करते हैं। मान लीजिए डॉक्टर ने लिख दिया सेट्रीजिन, अब पेशेंट गया और सस्ते खरीदने के चक्कर में उसने किसी ऐसी लोकल कंपनी की ले ली और वो दवाई काम ना करी और पेशेंट को कुछ हो गया, तो डॉक्टर के ऊपर फिर सारा वो आ जाएगा कि डॉक्टर ने लिखी थी, या मतलब डॉक्टर की रेपुटेशन खराब होगी, पहली बात तो। दूसरा, हमारे यहाँ आजकल एक नया फैशन चल गया है कि अगर डॉक्टर से कोई पेशेंट ठीक ना हो तो लोग डॉक्टर को पीटना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर को मारना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी डेथ भी हो चुकी है पिछले कुछ सालों में, हमने देखा डॉक्टर के खिलाफ जो वायलेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसीलिए डॉक्टर हमेशा सेफ रह के बढ़िया से बढ़िया ड्रग लिखना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और बाकी फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। और तो जैसा मैंने एक फैक्टर डिस्कस किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास वो नहीं है, ये मेक श्योर करने के लिए कि सारी जेनरिक ड्रग एक ही तरह का काम करें, वो क्वालिटी टेस्ट नहीं है हमारे पास, वो सिस्टम नहीं है हमारे पास। इसको मैं और विस्तार से बताता हूं। जैसे हमारे पास भारत में होना क्या चाहिए, हर 50 दवाई के निर्माताओं के लिए एक ड्रग इंस्पेक्टर होना चाहिए, और हर 200 दवाई की दुकानों के लिए एक ड्रग इंस्पेक्टर होना चाहिए जो चेक करे दवाइयों की क्वालिटी वगैरह। अब मैं आपको बताता हूं रियलिटी क्या है। गुजरात का एग्जाम्पल लेता हूं। गुजरात में 6.5 करोड़ लोग रहते हैं, वहां पे 36,500 मेडिकल स्टोर हैं, जो दवाई की दुकानें कितनी हैं, 36,500, और गुजरात के 33 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फैली हुई हैं। लेकिन पूरे गुजरात में 36,500 मेडिकल स्टोर्स के लिए हमारे पास सिर्फ 90 ड्रग इंस्पेक्टर हैं, और 4,000 दवाई की कंपनियां हैं वहां पे लगभग, जिन पे सिर्फ 50 ड्रग इंस्पेक्टर हैं। और ये ड्रग इंस्पेक्टर भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ईमानदार है। अब हमारे यहाँ आप जानते हैं कितना करप्शन है, और इनमें बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, बहुत ज़्यादा इनको खरीद लिया जाता है इंस्पेक्टर्स को। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास हैं, पूरे भारत के अंदर 125 करोड़ लोगों में सिर्फ 1500 ड्रग इंस्पेक्टर हैं, बस सिर्फ 1500। और जैसा मैंने बताया, भ्रष्टाचार और वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ। तो दवाई की क्वालिटी मेंटेन करना, क्वालिटी कंट्रोल करना, ये कौन चेक करेगा। अब
एक और इसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इस प्रोसेस के अंदर वो क्या है? डॉक्टर्स पहली बात इस प्रोसेस को सरकमवेंट कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। हमने क्या बोला है डॉक्टर्स को कि आप जेनरिक सॉल्ट लिखिए, यानी कि आप सिर्फ लिखिए सेट्रेजिन फॉर एग्जांपल, और पेशेंट अपने आप देख लेगा उसे क्या चाहिए, केमिस्ट के पास वो ले जाएगा। पहली बात, सारी पावर अब आपने किसको दे दी? केमिस्ट को दे दी। तो अब जो पहले कंपनी डॉक्टर को सेटिंग कर रही थी डॉक्टर के साथ, अब वो केमिस्ट के पास जाके सेटिंग करेंगी कि भाई पेशेंट तुम्हारे पास आएगा और पेशेंट को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। वैसे भी भारत के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं, खासकर मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। पेशेंट को कुछ भी नहीं पता होता, वो पूरी तरह से डॉक्टर और केमिस्ट के ऊपर निर्भर रहेगा। तो पहले डॉक्टर के ऊपर निर्भर रहता था, अब आपने डॉक्टर्स के हाथ काट लिए तो अब वो केमिस्ट के ऊपर निर्भर रहेगा, और केमिस्ट के हाथ में है कि वो कौन सी दवाई दे दे। अब एक और चीज़ बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है समझने वाली। डॉक्टर जो हैं वो इस प्रोसेस को सरकमवेंट कर सकते हैं कैसे? जैसे लीवोफ्लॉक्स, ये एक एंटीबायोटिक है लीवोफ्लॉक्सासिन, इसे सिप्ला कंपनी बनाती है। तो दवाई का जो जेनरिक सॉल्ट है वो है लीवोफ्लॉक्सासिन। कंपनी से किस नाम से बेचती है? सिप्ला लीवोफ्लॉक्स के नाम से बेचती है। तो डॉक्टर अपनी जो कानूनन जो ड्यूटी है उसे पूरी करने के लिए इस पे लिख देगा पर्ची के ऊपर लीवोफ्लॉक्स, लीवोफ्लॉक्सासिन, क्योंकि अब उसे जेनरिक सॉल्ट लिखना पड़ेगा, ट्रेड नेम तो वो लिख नहीं सकता। लीवोफ्लॉक्स के नाम से तो सिर्फ सिप्ला बेचती है, तो वो लिख देगा लीवोफ्लॉक्सासिन, पर पेशेंट को अलग से बोल देगा कि लीवोफ्लॉक्सासिन सिप्ला कंपनी का ले लेना, वो ज्यादा अच्छा है। तो अल्टीमेटली बात तो वही है, घूम फिर के वो सीधा लीवोफ्लॉक्स लिख सकता था, लेकिन अब वो पेशेंट को बोल देगा और पेशेंट कभी डॉक्टर को चैलेंज नहीं करेगा। भारत में जो नॉलेज डिफरेंस है डॉक्टर और पेशेंट के बीच बहुत ज्यादा है, इसलिए हम डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो भारत है वहाँ पहले ही नॉलेज कम है और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड काफ़ी कम है। तो डॉक्टर और पेशेंट की जो नॉलेज का गैप है वो इतना ज़्यादा है, इसलिए हमारे देश में डॉक्टर भगवान समझे जाते हैं, और पेशेंट की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डॉक्टर से ये बहस करे या डॉक्टर से पूछे कि जेनरिक ड्रग, और ये इतना किसी को कुछ पता भी नहीं होता। तो और दूसरा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे डॉक्टर रेड्डीज कंपनी है हैदराबाद की, वो एक ड्रग बनाती है, पेट में अगर एसिड हो जाए, तेजाब बने पेट में, अमल बने, तो उसके लिए एक दवाई होती है ओमेज। ये ट्रेड नेम है, यानी डॉक्टर रेड्डीज का ये प्रोप्राइटरी नेम है ओमेज, और सॉल्ट का नाम है ओमिप्राजोल। तो डॉक्टर लिख देगा पर्ची के ऊपर ओमिप्राजोल और पेशेंट को बोल देगा डॉक्टर रेड्डीज की लेना। वो पर्ची पे डॉक्टर रेड्डीज नहीं लिखेगा, ना ओमेज लिखेगा, लिखेगा जेनरिक सॉल्ट ओमिप्राजोल, लेकिन साइड में अलग से बोल देगा कि आप डॉक्टर रेड्डीज की ले लेना। तो पेशेंट अल्टीमेटली केमिस्ट को जाके बोलेगा कि आप ये वाली जेनरिक दवाई तो ये है ओमिप्राजोल, पर ये डॉक्टर रेड्डीज की दे दो। तो डॉक्टर इस प्रोसेस को आसानी से सरकमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, एक और बहुत बड़ा रीजन ये है कि जब पेशेंट ये सॉल्ट लिखवा के, जेनरिक सॉल्ट लिखवा के केमिस्ट के पास जाएगा, तो केमिस्ट, क्योंकि हजारों कंपनियां ये बना रही हैं भारत में अलग अलग अपने ब्रांड नेम से, तो केमिस्ट का जिसमें सबसे अच्छा मार्जिन बचेगा वो उसकी बेच देगा। तो केमिस्ट, क्योंकि केमिस्ट को भी प्रॉफिट कमाना है, तो अल्टीमेटली ये जो एग्जीक्यूशन पार्ट है इस पर उतना फोकस नहीं किया सरकार ने। और दूसरी बात, ये एक डॉक्टर्स के साथ अन्याय है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं सपाट, तो डॉक्टर के साथ अन्याय है। और अन्याय क्यों है? देखिए, डॉक्टर जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं और उसमें वो चेक करते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि अगर मैंने मान लीजिए 1000 पेशेंट ट्रीट करे, कुछ को दवाई ए दी और कुछ को दवाई बी दी, तो मुझे जो सबसे अच्छा पेशेंट का फीडबैक मिला वो मिला बी दवाई के लिए, तो ऑफकोर्स मैं बी ही प्रेस्क्राइब करूंगा। अगर सारे डॉक्टर सिर्फ जेनरिक दवाई लिखने लगे, तो सारे डॉक्टर सिट्रिजिन लिखेंगे, तो फिर डॉक्टर्स में क्या फर्क रह गया? अच्छे डॉक्टर और खराब डॉक्टर में क्या फर्क रह गया? क्योंकि ये बात तो माननी पड़ेगी आपको, कुछ दवाइयां ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां आपको डॉक्टर दवाई लिखता है जिससे आप जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो वो फर्क दवाई का है, वो जरूरी नहीं है कि फर्क डॉक्टर की डायग्नोसिस का है। हो सकता है डॉक्टर्स का जो फर्क हो वो दवाई की वजह से हो, और वो दवाई का फर्क अब रह ही नहीं जाएगा। तो जो डॉक्टर्स के बीच में डिफरेंशिएशन है, गुड डॉक्टर और एवरेज डॉक्टर के बीच में, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, क्योंकि सारे डॉक्टर लिखेंगे क्या? सिर्फ जेनरिक सॉल्ट लिखेंगे। और डॉक्टर जो हैं ये मेडिसिन अपने एक्सपीरियंस से, सालों के एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से देखते हैं कि कौन सी दवाइयां पेशेंट पे ज़्यादा अच्छी काम की और वही लिखते हैं। तो ये डॉक्टर के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और जैसा मैंने बताया, भारत में जितनी भी जेनरिक ड्रग्स हम बनाते हैं 1% टेस्टिंग होती है सिर्फ। ये एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ 1% होती है। हो सकता है ये नंबर 1 से थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन मोटी बात यह है कि जो जेनरिक ड्रग्स है उनके क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा पुअर है। और कोई गारंटी नहीं है कि जो आप जेनरिक ड्रग्स जाके लें या जो केमिस्ट आपको दे वो आपके ऊपर इफेक्टिव हो, वो काम करे। और इसका रीज़न ये है कि जो जेनरिक ड्रग बनाने वाली कंपनियां हैं, जो लोकल कंपनियां हैं, लोकल हजारों कंपनियां जेनरिक ड्रग्स भारत में बना रही हैं, उनको कोई ब्रांड, उनका तो है नहीं, कोई ब्रांड वैल्यू तो है नहीं बहुत ज़्यादा, तो उनको कोई ब्रांड नहीं है जो प्रोटेक्ट करना है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई बहुत बड़ी दवाइयों की कंपनी है, जीएसके है, फाइजर है, नोवार्टिस है, सनोफी है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां अगर कोई बना रही हैं, और अगर उनकी कोई दवाई खराब निकल जाती है तो उनका नाम खराब होता है, इसलिए उन्हें एक क्वालिटी रखनी पड़ती है। लेकिन लोकल कंपनियों को कोई ब्रांड वैल्यू तो प्रोटेक्ट नहीं करनी, तो वो कोई भी वो जो क्वालिटी कंट्रोल है वो उनमें खुद भी उतना मोटिवेटेड नहीं रहती। तो जेनरिक जो ड्रग बेचने वाला है उसका बस एक
पर्पज रहता है कि बस जितना ज़्यादा हो सके प्रॉफिट बनाऊं, और उसके लिए दवाई का प्राइस कम से कम होना चाहिए। और अगर दवाई का प्राइस कम से कम होना चाहिए तो दवाई के अंदर जो जिन चीज़ों से दवाई बनती है वो उनमें भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, और ऐसा होता भी है। और एक और बहुत भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो केमिस्ट हैं वो भी अनट्रेंड होते हैं। यानी हमारी वैसे तो सरकार की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि जैसे फार्मा की डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट के पास, लेकिन भारत में आप देखेंगे कि दवाई की दुकान कोई भी खोल लेता है और कोई बहुत ज़्यादा चेकिंग भी नहीं होती है। यूजुअली मैं देखता हूँ कि 10वीं पास भी नहीं होते लोग, कई वो भी दवाई की दुकान पर दवाइयाँ बेच रहे होते हैं। तो जो केमिस्ट है हमारे यहाँ वो उतने ट्रेंड नहीं हैं। और केमिस्ट जो हैं, अब आपने उनके हाथ में पावर दे दी तो जिस पे भी मैक्सिमम उन्हें मार्जिन होगा वो वाली दवाइयां बेचेंगे। डॉक्टर ने लिख दिया सेट्रेजिन, दवाइयां हैं उसके पास 500 कंपनी की सेट्रेजिन, जिस पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा केमिस्ट वो दे सकता है। एक और बहुत बड़ा इशू है इस पूरे जेनरिक लिखने के साथ, वो है कॉम्बिनेशन ड्रग। अभी तो मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिनमें हमारा जो जेनरिक सॉल्ट है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है। जैसे मैंने आपको बोला था बोरावॉल। मान कई बार दवाइयां होती हैं 10-10, 15-15 केमिकल से मिलकर बनती हैं, तो क्या डॉक्टर 10-15 केमिकल लिखेगा? मान लीजिए अगर कोई दवाई 10-15 केमिकल से मिलकर बन रही है तो जेनरिक जो उसके सॉल्ट जो है वो 10-15 है, तो क्या पेशेंट पर जो डॉक्टर पर्ची पे लिखेगा वो 10-15 सॉल्ट लिखेगा? और दूसरी बात, हजारों दवाइयां होती हैं, हजारों डिफरेंट तरह के पेशेंट होते हैं, तो क्या डॉक्टर को सारे ये जरूरी है याद रहे हमेशा कि उस दवाई के अंदर ये 15 सॉल्ट है? तो ये भी जरूरी नहीं है, यानी ये प्रैक्टिकलिटी इसकी कम है। अगर बाहर मैंने अपने कुछ अभी दोस्तों से बात की थी जो एम्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो एम्स के अंदर बताते हैं कि ओपीडी में इतना रश होता है और उसमें अगर हमें जेनरिक ड्रग्स लिखनी पड़ जाए तो दैट इज़ अ बिग हेडेक फॉर द डॉक्टर्स। वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि सारे रसायन याद रखना हमेशा एक तो वो पॉसिबल नहीं है। हालांकि एक्सपीरियंस के साथ कई डॉक्टर्स सीख जाते हैं, लेकिन कई दवाइयों में कॉम्बिनेशन होते हैं 10-10, 15-15। और जो ब्रांडेड ड्रग होती है कंपनी की, उनमें एक ही ड्रग के अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशन रहते हैं जनरली। तो जो दवाइयां पेशेंट को खानी पड़ती हैं वो कम खानी पड़ती हैं, क्योंकि एक ही ब्रांड के अंदर 10-15 रसायन रहते हैं। और अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो जो जेनरिक ड्रग है उनमें ज़रूरी नहीं है कि वो सारे रसायन एक ही ड्रग के अंदर मिल जाएं। ये एक और बहुत बड़ा मुद्दा है। नेक्स्ट, अब इसका सोल्यूशन क्या है? हमने देखा कि इसका सोल्यूशन, पहली बात मैं आपको बता दूं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने देखा कि अगर आप इसका कोई भी सोल्यूशन ट्राई करते हैं तो उसमें लूप होल्स निकल ही जाते हैं। अभी आपने डॉक्टरों के हाथ बांध दिए कि वो जेनरिक ड्रग्स लिखें, तो उसमें उनकी प्रॉब्लम है, अब वो क्वालिटी नहीं रहेगी। और अगर आप मान लीजिए फार्मासिस्ट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं तो वो भी उतना प्रैक्टिकल नहीं है। आप कितने फार्मासिस्ट पे नज़र रखेंगे? यहाँ पे लाखों दुकानें हैं पूरे भारत में, ऐसा एस्टिमेटेड है लगभग 8 लाख से ज़्यादा दवाई की दुकानें हैं। आप सारे फार्मासिस्ट को, हमने हॉस्पिटल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फार्मासिस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इसके लिए कुछ डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि एक सोल्यूशन हम देते हैं, और वो ये कि आप प्राइस कैप कर दीजिए दवाइयों को। कहने का मतलब, अब जैसे मैंने आपको बताया सेट्रेजिन 23 रुपये से लेके 40 रुपये तक मिलती है मान लीजिए, तो आप ये प्राइस कैप कर दीजिए कि भाई 23 रुपये से ज़्यादा बिकेगी ही नहीं। अब जेनरिक ले लो चाहे क्वालिटी ड्रग ले लो, तो डॉक्टर भी फिर अगर क्वालिटी ड्रग भी लिखेगा तो उसका प्राइस भी 23 रुपये ही रहेगा। तो अल्टीमेटली पेशेंट को क्वालिटी ड्रग भी 23 रुपये में मिल जाएगी। इसको बोलते हैं प्राइस कैप। पर क्या ये काम करता है? क्या ये प्राइस कैप काम करेगी? तो इसका एक ही जवाब है, ये नहीं करेगी। और मैं इसका बड़ा प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल देता हूं। आज से 2 महीने पहले फरवरी के अंदर इसी साल डॉक्टर्स 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक के स्टेंट डालते थे। जो दिल के अंदर सर्जरी होती है उसमें स्टेंट डलता है, तो 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का स्टेंट मिलता था मार्केट में। अब जो नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने कहा कि 30,000 रुपए से ज्यादा स्टेंट नहीं बिकेगा। 30,000 से ज्यादा स्टेंट नहीं बिकेगा। ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट है तो, अगर 7260 बेयर मेटल स्टेंट है तो, 2 तरह के स्टेंट आते हैं। यानी आपने प्राइस सीलिंग लगा दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी कंपनी स्टेंट बनाती है वो एक ही क्वालिटी का बनाती है। स्टेंट कम क्वालिटी के भी होते हैं, मीडियम क्वालिटी के भी होते हैं और हाई क्वालिटी के भी होते हैं। तो अगर अब आपने कह दिया कि 30,000 से ज़्यादा का बिकेगा ही नहीं, तो वो कंपनियां जो बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टेंट बनाती थी क्या वो बनाएंगी? और ऐसा ही हो रहा है। अब जो वो कंपनियां जो बहुत ही हाई क्वालिटी के स्टेंट बनाती थी उन्होंने स्टेंट बनाने बंद ही कर दिए हैं हाई क्वालिटी के, क्योंकि वो कहती है हम 30,000 से ज़्यादा बेच ही नहीं सकते। यानी जो कंपनी एवरेज स्टेंट बना रही है वो भी 30,000 का, जो हाई क्वालिटी का बना रही है वो भी 30,000 का। ये वही बात हो गई कि आपने सारी गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को बोल दिया कि आप 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की गाड़ी नहीं बेचेंगे। तो अगर 2.5 लाख से ज़्यादा की गाड़ी नहीं बिकेगी तो फिर आपको जो महंगी और अच्छी गाड़ियाँ हैं क्या वो मिलेंगी? फिर तो हर कोई लो लेवल की गाड़ियां ही बनाएगा जब 2.5 लाख से ज़्यादा की गाड़ियां बेच नहीं सकते। तो कभी भी याद रखिए, आपको ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी कि फार्मा जो कंपनियां हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, ये एक सच्चाई है। और आप उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को कम करके उन्हें सिर्फ डीमोटिवेट कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डीमोटिवेट कर रहे हो। और एक मैं इसमें और बता देता हूं आपको, बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ जो हो रही है।
आपने जो स्टेंट है उसका प्राइस तो फिक्स कर दिया, पर सर्जरी का प्राइस फिक्स नहीं किया। इसलिए अब क्या हो गया, डॉक्टर्स ने सर्जरी का रेट बढ़ा दिया हॉस्पिटल्स में। यानी हार्ट की जो सर्जरी है उसमें जो डॉक्टर अपना मेहनताना लेता है, अपनी जो फीस लेता है वो बढ़ा दी है, तो स्टेंट का रेट कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अपने खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, उनको भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, तो जो बिल आएगा वो आपका उतना ही आएगा, तो पेशेंट को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और दूसरी बात, अब आप कहेंगे कि जो ठीक है फिर ऑपरेशन का प्राइस भी फिक्स कर दीजिए, पर वो फिर प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल्स की क्वालिटी में फ़र्क होता है। अब कोई हॉस्पिटल आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का डॉक्टर दे रहा है तो वो आप कहें कि बाईपास के लिए उतना ही चार्ज करे जितना कोई सरकारी हॉस्पिटल कर रहा है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए मैंने कहा था इसका कोई टेंजिबल सोल्यूशन शॉर्ट टर्म में नहीं है। अब मैं आपको, इससे पहले वीडियो खत्म करूं तो मैं आपको दो इंपॉर्टेंट केसेस बताता हूं जिससे आपका थोड़ा और दिमाग खुलेगा ये जो पूरा जेनरिक और ब्रांडेड है इसको लेके। पहला केस है नोवार्टिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो ये नोवार्टिस ड्रग बनाने वाली कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है ये नोवार्टिस, और इसने एक ड्रग बनाई कैंसर के लिए। क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया ये कैंसर होता है एक तरह का, और इस ड्रग में, इस कैंसर में बहुत कम लोग हैं जो बच पाते हैं। ये एक तरह का ब्लड कैंसर आप कह सकते हैं इसे, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। अब ये नोवार्टिस कंपनी ने इसके लिए एक ड्रग बना दी। इस ड्रग का नाम है ग्लिवैक, और इसे पेटेंट भी मिल गया क्योंकि इसने बनाई है ये, तो कुछ समय के लिए ये कंपनी बेचेगी। लेकिन एक बात बताइए, अब अगर ये दवाई, ये बहुत महंगी है, ऑफ कोर्स फॉरेन कंपनी की दवाई है, ब्रांडेड दवाई है, बहुत महंगी है, और इसके अंदर जो ग्लिवैक, तो इसका कमर्शियल नेम है जिस नाम से ये कंपनी बेचती है, इसके अंदर जो जेनरिक सॉल्ट है, जो रसायन है, वो है इमैटिनिब मेसाइलेट। तो भारत की कंपनियों ने क्या किया, कुछ ने इमैटिनिब मेसाइलेट जो रसायन है इसको बिना पेटेंट एक्सपायरी के ही पहले ही बेचना स्टार्ट कर दिया। अभी तक क्या होता था कि पहले पेटेंट एक्सपायर होता था तब दूसरी कंपनियां वही जेनरिक सॉल्ट बना के बेचना स्टार्ट कर देती थी, लेकिन इमैटिनिब मेसाइलेट ने सॉल्ट को बेचना स्टार्ट कर दिया भारत की कई कंपनियों ने। तो नोवार्टिस ने केस कर दिया। यह केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया के जो पेशेंट हैं, अगर उनको ये दवाई मिल जाए तो वो 95% तक उनमें सर्वाइवल हो सकता है, यानी वो इस कैंसर से बच सकते हैं। इसीलिए पब्लिक गुड के अंदर, क्योंकि पब्लिक को बहुत ज़्यादा फायदा है, तो इन पब्लिक गुड, इन ग्रेटर गुड, उनको ये अलाउ कर देना चाहिए। यानी इनका जो पेटेंट प्रोटेक्शन था उसको कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो नोवार्टिस कंपनी तो ये समझेगी कि इनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक वेलफेयर में ये अलाउड है, क्योंकि जो इंडियन कंपनियां इमैटिनिब मेसाइलेट जो बना रही है जेनरिक सॉल्ट, वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है ग्लिवैक से। तो ये एक केस हुआ था, लैंडमार्क केस था, 2013 का शायद ये केस है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपको केस बताता हूं, ये जेनरिक और ब्रांडेड का केस एक और है। ये बेयर कंपनी है, जर्मनी की बहुत ही बड़ी कंपनी है, $57 बिलियन से ज़्यादा साल का टर्नओवर है इसका। तो बेयर कंपनी की दवाई है जिसका नाम है नक्सावर। नक्सावर कंपनी, नक्सावर ट्रेड नेम है इसका, और इसमें जो जेनरिक सॉल्ट है वो है सोरोफेनिब टोसाइलेट। ये बेयर कंपनी इस सॉल्ट को नक्सावर के नाम से बेचती है। अब भारत की दो कंपनियां, एक तो नाटको फार्मा, हैदराबाद की कंपनी है नाटको फार्मा, और दूसरी सिप्ला, उन्होंने नक्सावर का जो जेनरिक दवाई है उसको पेटेंट एक्सपायरी से पहले ही बेचना शुरू कर दिया। पर प्राइस में डिफरेंस देखिए, एक महीने अगर आप ये कैंसर की दवाई खाते हैं तो इसमें खर्चा आता है लगभग 3 लाख रुपए, अगर बेयर कंपनी की खाते हैं। और जो जेनरिक सॉल्ट नाटको और सिप्ला बना रही हैं, नाटको का खर्चा आएगा सिर्फ 9,000 रुपए से कम और सिप्ला का 7,000 रुपए से कम। तो हमारे जो गरीब लोग हैं, क्या वो 3 लाख रुपए की दवाई हर महीने अफोर्ड कर सकते हैं? जो कैंसर के पेशेंट हैं, नहीं कर सकते। इसलिए ये केस जो है ये भी जीता नाटको ने। कौन सी कंपनी के खिलाफ? बेयर ने। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड ने डिसाइड किया कि ये भी अगेन हमारी जो गरीब जनता है, हमारे जो पब्लिक गुड के अंदर इनका जो पेटेंट प्रोटेक्शन है वो कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। तो ये भी एक लैंडमार्क केस था। सो ये था वीडियो, और मैं इस पे आपके सुझाव जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि कोई एक परफेक्ट सोल्यूशन इसका नज़र नहीं आ रहा है। तो किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से हम ये पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन तक दवाइयाँ पहुँच सकें। तो इसका हम किस तरह से कर सकते हैं? अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।